दोस्तों 17 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको क्रम से मैं आपको है सबसे पहले 2 अंकी वाले प्रश्न काफी कवर करा दिए हैं। ओके, साथ ही वस्तुनिष्ठ भी आपको बताते जा रहा हूँ। तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th हिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ये हमारा क्या है पार्ट सेकंड रहने वाला है। ओके, इसके बाद मैंने आपको 4 अंकीय वाले रह जाएंगे, 4 अंकीय वाली बता दूंगा। साथ ही आपको मानचित्र कार्य रह जाएगा, उसके भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। और वस्तुनिष्ठ तो मैं आपको बताते ही जा रहा हूं, तो वही आपको है प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। देख लेते हैं यात्रियों के नजरिए वाले चैप्टर से देखते हैं। आपके 3 नंबर वाले का आपके 2-3 क्वेश्चन है। ओके, किताब उल हिंद की संक्षिप्त लेखन लिखिए। यानी किताब उल हिंद जो ये रचना है, ग्रंथ है, इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, इसके मतलब इसके बारे में आपको बताना है। भी 23 में क्वेश्चन आया था, रिपीट हो सकता है, पढ़ के रखिए। तो पहले ये रचना किसी ने लिखी? किताब उल हिंद लिखी है अल-बिरूनी ने। किसने लिखी? अल-बिरूनी ने। तो अल-बिरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है। यह ग्रंथ 80 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें प्रत्येक अध्याय के उपशीर्षक भी है। मतलब एक अध्याय के अंदर भी कई सारे अध्याय बनाए गए होंगे जो संबंधित विषय की ओर संकेत करते हैं। इसका जो पहला अध्याय है प्रस्तावना के रूप में है, जिसमें अल-बिरूनी ने उन कठिनाइयों पर चर्चा की है जिनका भारतीय समाज में निष्पक्षता विवरण तैयार करने में सामना करना पड़ा। यानी पहले अध्याय में अल-बिरूनी ने बताया कि मुझे इस पूरी किताब में मतलब जितनी भी बातें लिखनी पड़ी है, इसके लिए यहाँ से जानकारी इकट्ठा करने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके बारे में बताया। जैसे भाषाओं का अंतर, क्योंकि वो हर जगह एरिया में जाता था भारत के, तो हर जगह अपनी अपनी भाषा होती थी, अलग अलग धर्म होता था। ओके, और अलग अलग अपनी जाति के अनुसार होते थे। तो ये सब अलग, जो हमारा पूरा देश है कई भाषाओं में बटा हुआ, जाति में है, कई सारे धर्म में होते हैं। इसके कारण अल-बिरूनी को समस्या हो रही थी। ओके, इसके अतिरिक्त उसने कई कठिनाइयों से निपटने के लिए विविध तंत्र का उल्लेख किया जो उसने अपने लेखन को अपनाया। इसमें बौद्ध धर्म और दर्शन, समाज संगठन और धार्मिक नियम, मूर्ति कला, धार्मिक तथा वैज्ञानिक साहित्य, माप विज्ञान, भूगोल और खगोलशास्त्र, सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, त्योहार जो से आदि विषयों का अध्यायों का लेख किया। मतलब इन सब टॉपिक पर उसने लिखा। देखिए, अब ऐसा नहीं आप रटना है, मैं आपको सुनाते समझाते जा रहा हूँ, तो फिर आप समझ देंगे कि इस किताब उल हिंद में क्या क्या बात बताई जा रही है। तो ये सब टॉपिक थे उसमें। ओके, किताब उल हिंद में हर प्रकार के इसमें टॉपिक थे। ओके, धर्म से संबंधित भी, साथ ही आपके ज्ञान से संबंधित, भूगोल खगोलशास्त्र से संबंधित भी, साथ ही त्योहार से संबंधित भी थे। इस ग्रंथ में लेखन शैली की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस ग्रंथ में अल-बिरूनी ने समानता प्रत्येक अध्याय में एक प्रकार की विशेष शैली का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न होता था। यानी इसने प्रश्नवाचक वाली शैली का प्रयोग किया है। ये मतलब सबसे पहले कोई खुद प्रश्न पूछा करता था, फिर उसका उत्तर दिया करता था। मतलब इस वाली शैली का उसने उपयोग किया है अल-बिरूनी ने, अपनी किताब उल हिंद वाली। तो पढ़कर आपको है चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सती प्रथा के कौन से तत्वों को ने वर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो कम ही आपके चांस है रिपीट होने का। तो सती प्रथा की ऐसे कौन कौन सी चीजें थे जो वर्नियर की ओर ध्यान खींचा, ऐसे कौन से टॉपिक थे। तो सती प्रथा के बारे में पूरा सिंपल अब बताया जाए, पढ़ लीजिएगा, समझकर आपको तैयार कर लीजिएगा। कम ही चांस है, पढ़ के बस आपको रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन था कि इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में नारियल और पान का वर्णन किस प्रकार से किया। इब्न बतूता ने क्या है अपने जो लेख लिख रहे थे, उसने नारियल जब देखा, पान देखा, तो उसके लिए नई चीज थी, तो उसने उसको किस टाइप से अपने ग्रंथ में बताया वो आपको बताना है। या इब्न बतूता ने पान का वर्णन किस प्रकार से किया, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार से किया। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब पढ़ते ही चीजें आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज दी हुई है कि इब्न बतूता ने वृत्तांत का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि सफल पर्यवेक्षक भी था। यानी पर्यवेक्षक का मतलब होता है कि किसी चीज में अगर अच्छे से ध्यान से देखना, ओके, उसके बारे में क्या है जानकारी प्राप्त करना। उसने कुछ अत्यंत साधारण लगने वाले विषयों के बारे में विशेष वर्णन किया, जो हमें क्या है हमारी नॉर्मल, जैसे नारियल है, पान हमारी नॉर्मल है, लेकिन उसने साधारण सी चीज को भी उसने अच्छे से उसका वर्णन किया। उसने अपने श्रोताओं पाठकों को समझाने के लिए कई चीजों का अत्यंत रोचक तरीके से उसका वर्णन किया। उदाहरण के लिए अब मान लीजिए उसका जो वर्णन है, ये जरूरी नहीं कि भारत में पढ़ा जाए, उसके दूसरे देशों में पढ़ा जाएगा। अब दूसरे देश के लोग अगर नारियल नहीं जानते हैं, पान के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो उनको कैसे समझाएगा। तुलना तो किसी न किसी चीज से तुलना तो करनी पड़ेगी। तो इसी अर्थ में तुलना करके समझाया। इब्न बतूता ने नारियल के बारे में कहा वृक्ष स्वरूप सबसे अनोखे और प्रकृति में सबसे विस्मय वृक्षों में से एक थे। ये हुबहू खजूर के जैसे वृक्ष के जैसे दिखते थे। ओके, यानी इब्न बतूता ने बताया कि इसके जो पेड़ है, नारियल के पेड़ खजूर के पेड़ के समान थे, खजूर के वृक्ष के समान थे। इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि ये भी लंबे होते हैं, नारियल के पेड़ भी, और जो वृक्ष भी, और खजूर के वृक्ष भी। सिवाय एक अब बात था कि ये काष्ठ फल के प्राप्त होते हैं। क्या है, लकड़ी का, आपने देखा होगा नारियल में क्या है, लकड़ी से लगता है, अंदर उसका क्या है रहता है, और दूसरे में क्या है खजूर होता है। नारियल के वृक्ष फल
मानव सिर की जो मेल से खाता है, किसी सिर होता है, सिर यानी खोपड़ी होती है हमारी, उसी का नारियल की खोपड़ी होती है, ओके, तो उससे मेल खाता है। तो इस बार से उसने बातें बताई, तो क्योंकि इसमें क्या है, मानव 2 आंखें एक मुख भी है। आपने देखो नारियल को ध्यान से देखेंगे तो उसमें इस बार से 2 आपकी आंखें से दिखेंगी, बीच में मुंह दिखेगा, ओके, तो वो भी इसमें बताया जा रहा है। साथ ही इसमें क्या है, अगर जब हमारे जब सिर में क्या है बाल निकले हैं, इसी बार से उसमें ये आपके रेशा बाल निकले रहते हैं, ओके, जो उसके जटा होते हैं उसके, तो ये सब उसमें थे। तो इस बार से उसने क्या नारियल का वर्णन किया, समझ गए होंगे, बिल्कुल संभल। अब पान के वर्णन किस बार से किया, तो पान के बारे में बताया जा रहा है। लोहे के कीलों का प्रयोग की बजाय इसमें जहाज को सिलते हैं, इसमें बर्तनों की रस्सियाँ भी बनाते हैं, ये उसकी नारियल की बात कर रही जा रही है। अब यहाँ से पान का वर्णन किस बार से किया। पान एक ऐसा वृक्ष है जो अंगुल लता की तरह उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता है, इसकी केवल पत्तियों को ही उगाया जाता है। इसमें क्या है, प्रयोग करने के लिए विधि भी है, जैसे खाने से पहले क्या सुपारी खाई जाती है, जायफल जैसी होती है। अब सुपारी को बताया जाए कि जायफल जैसी होती है, ओके, इसके क्या है छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उसको मुंह में रखा जाता है, उसके साथ पान भी चबाया जाता है। तो ये सब पान के बारे में बताया, बस पढ़ के आपकी चीज़ समझ में आ गई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न तूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचना कीजिए। यानी इब्न तूता ने उस समय जो दास प्रथा प्रचलित थी उसके बारे में बताया, उसके साक्ष्य दिए, ओके, प्रमाण दिए, तो वो आपको बताने हैं। तो इब्न तूता अपने यात्रा वृत्तांत में रेला में अपने भारत में प्रचलित, अब रेला क्या है, इब्न तूता की ग्रंथ है, रचना है, तो भारत में प्रचलित दास प्रथा के विषय में उसने विस्तार से वर्णन किया। उसने वृत्तांत में ज्ञात होता है कि सिंधु पहुंचने पर दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट करने से के लिए घोड़े ऊंट दास खरीदे थे। जब मुल्तान पहुंचा तो वहां गवर्नर को एक गुलाम और एक घोड़े के साथ साथ बादाम किस्मत भी भेंट की गई। उसने लिखा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेश के प्रवचन से खुश होकर उसे 1 लाख टके मुद्रा के साथ 200 दास भी प्रदान किए। इब्न तूता यानी दासों का गिफ्ट के रूप में भी माना जाता था, ओके। इब्न तूता, यहाँ इब्न तूता कर लीजिएगा, कि वृत्तांत से ज्ञात होता कि दासों की उनकी योग्यता के अनुसार लिया जाता था। दासों का इस्तेमाल किस में होता था, सुल्तानों की सेवा में किया जाता, घरेलू कार्यों में का उपयोग किया जाता था। साथ ही दिल्ली सल्तनत के विभिन्न सुल्तान शासन काल में कुछ दास अपनी योग्यता के बल पर उच्च पदों पर पहुंचे, यानी दास के निम्न कोटि के काम नहीं करते थे, उनकी इतनी योग्यता होती थी कि वो क्या है ऊंचे पदों पर पहुंचे। इब्न तूता के वृत्तांत से ज्ञात होता सुल्तान अपने अमीरों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दास दासियों का नियुक्त किया करता था। तो ये दास के बारे में थोड़ा बताया इब्न तूता ने, वो आपके हो जाता है। नेक्स्ट हमारा विजयनगर वाला जो अध्याय 7 है आपका, विजयनगर वाला चैप्टर, इससे भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं। पहला आपका विजयनगर साम्राज्य की अमर न्याय प्रणाली को समझाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये रिपीट होने का कभी चांस है, ओके। तो आप देख लीजिए, पढ़ बस करके रखिए कि विजयनगर के में अमर नायक जो प्रणाली होती क्या थी, ओके, लेकिन आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, बता दिया है, बस आपको पढ़ के रखना है। अमर नायक प्रणाली क्या है, विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक खोज थी। यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत की एक प्रणाली जैसी थी। अमर नायक सैनिक कमांड होते थे, इनकी राय द्वारा प्रशासन के क्षेत्र दिए जाते थे। मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल क्या होता था। अमर नायक क्या होता है, सैनिक टुकड़ी होती थी, ओके, सैनिक टुकड़ी होती थी। इनको क्या होता, जो राजा होता था, राजा क्या करता था, अमर नायक लोगों को यह एक एरिया दे दिया जाता है, एक क्या है जमीन दे दी जाती थी। अब उस जमीन में अमर नायक क्या करते थे, उस एरिया में, उस एरिया के क्या अमर नायक एक बार से राजा बन जाते थे, और उस एरिया के जो लोग थे रहते थे, ओके, वहाँ से उन्हीं लोगों से क्या अमर नायक लोग थे वो टैक्स वसूला करते थे, और उसी टैक्स से अपने खर्चा चलाते थे। साथ ही कुछ क्या है राजा को भी क्या उससे पैसे दे दिए करती थी, ओके। अब इसके बदले में अमर नायक को जब इतना सब कुछ मिलता था, मतलब राजा भूमि दे देता, साथ ही टैक्स प्राप्त करने का अधिकार प्रदान कर देता कि अपने वहीं से टैक्स लो, वहीं से अपना जीवन यापन करो। अमर नायक उसके बदले क्या करते थे, अमर नायक उसके बदले राजा को क्या अपनी सैनिक सहायता प्रदान करते थे। राजा को आवश्यकता पड़ती है, ओके, कि किसी भी युद्ध में सेना की, तो ये अमर नायक उनकी सहायता कर देते थे। ये उस पार से रहता था, ओके। तो समझ गए होंगे कि राजा क्या करता था, यानी जो विजयनगर के राजा थे, राय थे, वो उन्हें एक एरिया दे दिया जाता था, उन्हें एरिया का राजा बना दिया जाता था, ओके। तो यहाँ से वहाँ के जो अमर नायक वहाँ के टैक्स वसूला करते थे, उसी से अपना क्या है रोजगार, मतलब अपना से उसी से अपना काम करते थे, ओके। वही कुछ पैसा क्या है राजा को भी दे दिया करते थे, उसके साथ ही उसके बदले राजा को क्या है सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। यही बातें बताई जा रही है, अब पढ़ते ही आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक प्रशासक के रूप में राजा कृष्णदेव राय का मूल्यांकन कीजिए, या राजा कृष्णदेव के राय के बारे में लिखिए। देखिए विजयनगर में बहुत सारे राजा हुए, ओके, लेकिन कृष्णदेव राय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। तो राजा कृष्णदेव राय की आपको क्या है बताना है कि बारे में बताइए, उनकी क्या योग्यता थी, उनके मूल्यांकन लिखिए। तो इस बार से किसी मतलब राजा कृष्णदेव राय संबंधित क्वेश्चन आए तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो उनके बारे में पूरा आपको बताया जा रहा है। कृष्णदेव राय क्या है, महान विजेता, सफलता, राजनीतिक और महान शासक थे। उनके प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ याद रखना, उनका तेलुगु ग्रंथ कौन सा था, अमुक्त मल्लम में उनके नागरिक प्रशासन संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। कृष्णदेव राय अपने शासनकाल में केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ बनाया, प्रांतीय नायकों एवं अधिकारियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया। वह एक स्वेच्छाचारी राजा होते हुए प्रजा के सभी चिंतित रहा करते थे, यानी एक स्वेच्छाचारी राजा थे, अपने मन के किया करते थे, लेकिन उन्हें जनता की चिंता रहती थी। वे अपनी प्रजा के लिए उन्हें तालाबों नहरों का निर्माण कराया, सिंचाई सुविधा के लिए उन्हें का ही विस्तार नहीं अपितु क्या है बंजर और जंगली भूमि का भी कृषि योग्य बनाने की कोशिश की, यानी उन्हें सजा की व्यवस्था की, साथ ही जो बंजर और जंगली भूमि थी उसको भी कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया।
क्योंकि इससे क्या है, जब कृषि योग्य भूमि बन जाएगी तो राजस्व में उनकी वृद्धि हो गई। साथ ही उन्होंने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया। ये मेन पॉइंट रहने वाला है। पहले समय में क्या था कि अगर आप विवाह कर रहे हैं तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता था। ओके, टैक्स देना पड़ता, कर देना पड़ता था। ओके, जो कि यहाँ लोगों को पसंद नहीं था। ओके, इसलिए फिर क्या है, राधा कृष्ण देव राय ने जो विवाह पर लगने पर टैक्स था उसको भी क्या है समाप्त कर दिया गया। ओके, कृष्ण देव राय एक क्या है महान लोकोपकारी धर्म सहिष्णुकर शासक थे। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के क्या मंदिरों में अनुदान प्रदान किया। साथ ही क्या है, मतलब मंदिरों में उन्होंने क्या है बहुत सारा धन दान किया और उनके कुशल प्रशासन की प्रशंसा बार बोला, पेज, नूरित जैसे विदेशी यात्रियों ने की। ये सब क्या विदेशी यात्री थी जिन्होंने जब विजयनगर साम्राज्य घूमा तो उन्होंने इनके शासन को देखकर की तारीफ भी की है। तो ये सब बताया जा रहा है। आइयो आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए कहानी के रूप में आपको बस याद करना है, कुछ पॉइंट भी आपकी माइंड में सेट हो जाते हैं तो उतना आपका है पर्याप्त रहेगा आपको लिखने के लिए। तो विजयनगर स्थित विट्ठल मंदिर की विशेषता आपको बतानी। विट्ठल मंदिर की क्या विशेषता है, तो विट्ठल मंदिर में क्या प्रमुख देवता विट्ठल है। इन्होंने क्या महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के रूप में ही जाना जाता है। इन देवताओं की पूजा कर्नाटक में भी प्रारंभ किया गया था। इससे पता चलता है कि विजयनगर के शासक अलग अलग परंपराओं का आत्मसात करते थे, यानी अलग अलग परंपराओं को अपनाते थे। साथ ही अन्य मंदिरों की तरह बीच में कई क्या है सभागार भी थे। तो इस बार से आपको बताया जाए तो पढ़ के रखिएगा, 3-4 पॉइंट आपको तैयार करके रहना है। नेक्स्ट भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसके भी आपके हाई चांस है। विजयनगर की जल संरचना प्रणाली का वर्णन कीजिए कि विजयनगर में क्या जल संरचना किस प्रकार से थी, यानी लोगों की जो पानी की आवश्यकता थी वो किस प्रकार से पूरा किया करती थी पूरे विजयनगर साम्राज्य में, या फिर विजयनगर की जल आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से होती थी। तो ये आपका पूरा बताया जा रहा है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं का जो मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी द्वारा होती थी, यानी तुंगभद्रा नदी से जो पानी होता था उसी से पूरा ये साम्राज्य चलता था। अब ये पहले समय, अब तो समझ में क्या हो जाता कि पाइप डलती हैं, आपने देखा होगा टंकी बना दी जाती है, सबके घर में पाइप डले होंगे, उससे क्या पानी आता है। पहले समय में क्या था, नदी से सबके घर में पानी पहुंचाना, तो किस सिस्टम था कि क्या किया जाता था कि तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक कुंड का पूरा बनाया गया, प्राकृतिक कुंड पूरा किया गया। यदि नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती तो इस कुंड के आसपास क्या ग्रेनाइट की पहाड़ियां शहरों के चारों ओर क्या है करधनी का निर्माण करती हुई प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों की अनेक जलधाराएं निकलकर नदी में जा मिलती थी। अब विजयनगर की जल आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए सभी जलधाराओं के साथ साथ बांध बनाकर भिन्न भिन्न आकारों के हौजों का निर्माण किया गया। हौज यानी क्या है, एक बार से टैंक बनाया गया। हौज यानी टैंक बनाए गए विभिन्न प्रकार के जिनमें जल एकत्रित किया जाता था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौज में से एक था कमलपुरम जलाशय का निर्माण 15वीं शताब्दी में आरंभिक में कराया गया था। इस हौज के पानी के आसपास खेतों की सिंचाई भी की जाती थी। इसके साथ साथ राजकीय केंद्र के जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जलाशय में नहर के माध्यम से जल वहां तक ले जाया जाता, मतलब क्या है नहर बनाई जाती थी जल को पहुंचाने के लिए। इसके अतिरिक्त है हिरिया नहर, जो उस समय की सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक थी। खंडराओं को आज भी देखा जा सकता, मतलब ये सब आपके है अभी भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह तुंगभद्रा पर बने बांध द्वारा पानी को लाया जाता था और धार्मिक केंद्र, शहरी केंद्र को पृथक करने वाली घाटी को सिंचाई संबंधी कार्यों में क्या प्रयोग किया जाता था। तो इस नहर का निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं ने करवाया होगा, यानी ये नहर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यही इसी नहर के कारण क्या पूरे विजयनगर में पानी की सप्लाई समझिए होती थी। क्लियर है। हजार राम मंदिर की आपको विषय में आप क्या जानते हैं, तो हजार राम मंदिर एक अत्यंत, ये आपका 2 नंबरी क्वेश्चन आपको बन सकता है। ओके, हजार जो राम मंदिर है एक अत्यंत आकर्षक मंदिर है। यह धार्मिक केंद्र के साथ साथ एक राजकीय केंद्र भी था। संभवतः इस मंदिर का निर्माण राजा और राज परिवार के लोगों के लिए ही किया गया था। इस मंदिर के बीच देवस्थल की मूर्तियां अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस मंदिर की दीवारों पर बनाई गई पटल मूर्तियां भी सुरक्षित हैं। इस मंदिर की आंतरिक दीवारों में रामायण पर आधारित दृश्यों का उत्कीर्ण किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देख ले, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन था, महानवी डिंबा का सांस्कृतिक महत्व लिखिए। महानवी डिंबा का सांस्कृतिक आपको महत्व लिखिए। या क्वेश्चन आ सकता है महानवी डिंबा संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व है। तो महानवी डिंबा के बारे में यहाँ पूरा आपको बताया जा रहा है। अब दोस्तों देखिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से दे दिया है, जरूरी नहीं पेपर में जितना मैंने बताया सब आपको उतना ही लिखना है। जब मैं आपको इतना कंटेंट दे देता हूँ कि आप पूरा पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी क्या कहानी रहने वाली है इसकी। अगर आपने पूरी किताब नहीं पढ़ी, नोट्स नहीं पढ़ी, तो फिर भी अगर जो मैं डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं फिर भी आपको चीजें समझ में, इसलिए मैंने स्टार्ट कंटेंट तैयार करता हूँ। जब आपको तैयार हो जाएगा तो कुछ लाइन आप गायब भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या है 10-15 लाइन पढ़ के जाएंगे तो 4-5 लाइन आपको माइंड में रहेंगी, बस ये मेरा उद्देश्य रहता है। अगर मैं आप 4-5 लाइन बस आपको बताऊँ तो आपको पेपर में 1-2 लाइन रहेगी, क्योंकि तो दिक्कत हो जाएगी, अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो पूरा आपको तैयार करके रखना है। विजयनगर की गणना उस काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध नगरों में की जाती थी। विजयनगर में अनेक भव्य महल थे, सुंदर आवास स्थल थे, उपवन और झीलें भी थी, जिनके कारण नगर देखने में अत्यधिक आकर्षक और मनमोहक लगता था। नगर के दक्षिण पश्चिमी भाग में शाही केंद्र भी था। शाही केंद्र के अनेक महत्वपूर्ण भवन थे। इसमें से कुछ भवनों का नामकरण उनके आकारों संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर था। तो ये इनकी थोड़ा इंट्रोडक्शन थी। अब यहाँ से आता है मानवी डिंबा एक ऐसा ही क्या महत्वपूर्ण संरचना थी। इससे संबंध अनुष्ठानों से का अत्यधिक महत्व था। मानवी डिंबा का निर्माण शहर के सबसे ऊंचे
ऊंचे स्थानों में से एक पाया जाता है। इसके जो मतलब मानवी डिंबा बना था वो ऊंचे स्थानों में बनाते, ऊंचे चबूतरे में बना था। ओके, मानवी डिंबा एक विशाल मंच था जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट ऊंचाई तक बन जाता था। उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट होता कि इस पर लकड़ी की एक संरचना का निर्माण किया गया था। विशाल मंच के आधार पर उभारदार चित्रों का उत्कीर्णन भी किया गया था। एक बार से मंच था जिसमें क्या है धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। वो यहाँ आपको बताया जा रहा है कौन कौन से अनुष्ठान से, दशहरा, बंगाल में जो दुर्गा पूजा, इन सब में क्या इनका यूज किया जाता था। ओके, तो पूरा आपका दिया हुआ तो तैयार आपको लेना है। इसमें इस क्वेश्चन में मैंने आपको महानवी डिंबा के बारे में पूरा डिटेल से बता दी, जितनी बातें थी मैंने इसमें सब कवर कर दिया है। तो पूरा आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आप क्या अपने हिसाब से जो भी आपको पॉइंट सही लग रहे हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके, यहाँ सब पॉइंट आपके सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं भी एग्जाम 24 में आ चुका है, तो आप बस पढ़कर आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, सिंपल आपको पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आपका क्वेश्चन नहीं है तो इसका आने की हाई चांस है। कमल महल के विषय में आप क्या जानते हैं? ओके, कमल महल था या लोटस महल भी जैसे कहा जाता था, तो एक महत्वपूर्ण ये महल था, तो इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो विजयनगर के शाही केंद्र में कई सुंदर महल और भवन स्थित थे। इसमें से एक सबसे अधिक सुंदर भवन था लोटस महल या कमल महल। इस महल का नामकरण उसकी सुंदरता और भव्यता प्रभावित होकर अंग्रेज यात्रियों ने किया है। ओके, कमल महल में 9 मीनारें बनी हुई है, बीच में एक है सबसे ऊंची मीनार है, शेष 8 मीनारें उसकी भुजाओं के साथ साथ भी थी। इस महल को देखने से स्पष्ट है कि महल की मेहराबों में इंडो इस्लामिक तकनीकों का क्या प्रयोग किया गया है, यानी इंडो इस्लामिक शैली का इसमें जो नक्काशी की गई है। इस महल में स्थापत्य विजयनगर के शासकों की धर्म सहिष्णुता नीति का परिचय देता है। इस महल का निर्माण किसी प्रयोजन के लिए किया गया होगा, इस विषय में इतिहासकार एक मत नहीं है, यानी सब अपने अपने जो इतिहासकार अपने हिसाब से बताते हैं कि इसका उद्देश्य, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि ये क्यों इसका निर्माण किया राजाओं ने, इसका कोई अभी परफेक्ट नहीं है कि क्यों किया। ओके, इस संदर्भ में कालिन मैगजीर के द्वारा बनाए गए मानचित्र में एक सुझाव यह मिलता है कि संभवतः इस परिषद भवन था जहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं के साथ क्या है बैठकर विचार विमर्श किया करता है। तो ये आपका कमल महल के बारे में दिया हुआ है, तो बस आपको है 4-5 पॉइंट तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर हिस्ट्री का आप क्या पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 9039 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्या है हिस्ट्री का पूरा पीडीएफ मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट इसमें आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय वाले अलग से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पूरा पीडीएफ रहेगा। कम समय आप क्या है अच्छे से आप क्या है रिवीजन कर पाएंगे बार बार। ओके, देख लेते हैं। अब लास्ट हमारा रह जाता है आपका 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन आपको जो जिससे बताने हैं मुझे, अध्याय 10 विद्रोही और राज। ओके, इससे भी 4-5 क्वेश्चन है तो आप पढ़ के आपको रखना है। पहला है सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत अवध के नवाब पर कौन सी शर्तें लगाई गई? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में एक क्वेश्चन आया था। ओके, तो इसे भी आपको पढ़ के रखना है, रिपीट हो सकता है आपका। सहायक संधि के अंतर्गत जो अवध के नवाब है उनमें शर्तें लागू कर दी गई, कौन कौन सी? तो ये क्रम से आपको पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने आपको ये आपको पढ़ के रखना है। तो ये आपको बताया जाए कि लॉर्ड बेलीजरी ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को विस्तार करने के उद्देश्य से 1798, तो याद रखना है पॉइंट, ऑब्जेक्ट में आ सकता है, 1798 में सहायक संधि योजना बनाई। यद्यपि अवध के नवाब प्रारंभ में ब्रिटिश कंपनी के वफादार रहे, फिर भी उन्होंने वफादारी अंग्रेजों के साम्राज्यवादी लालसा के सम्मुख महत्वहीन थी। ओके, यानी उनके वफादार उनके साथ थे, फिर भी अंग्रेज क्या है पूरी तरीके से राज्य चाहते थे, राज्य पर अपने नियंत्रण चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या है सहायक संधि थोप दी। तो क्या क्या उसमें शर्तें रखी? पहले नवाब को अपनी सेना भंग कर दें। ओके, नवाब यानी अपनी सेना नहीं रखेंगे। नवाब अवध रियासत में अंग्रेज सैनिक टुकड़ी की तैनाती को इजाजत देंगे, यानी अंग्रेज के कुछ सैनिक क्या है उनके राज्य में रहेंगे। नवाब अवध के दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह के अनुसार शासन चलाएंगे, यानी अंग्रेज का जो अधिकार एक ब्रिटिश रेजिमेंट बिठा देंगे, यानी एक अंग्रेज अधिकारी बिठा देंगे, उसके अनुसार उसके कहे अनुसार क्या है अवध को अपना राज्य चलाना होगा, अवध के नवाब को अपना राज्य चलाना होगा। यानी एक बार से क्या है अंग्रेजों ने अपने हाथ में ही ले लिया होगा कि कठपुतली की तरह क्या नचाना चाहते थे राजाओं को सहायक संधि के माध्यम से। तो ये आपको क्या है 3 पॉइंट है, पढ़ के आपको रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और इसके भी इंपॉर्टेंट है, हाई चांस है। सहायक संधि क्या थी? इस संधि में शामिल देसी राज्य कैसे इतने शक्तिहीन हो गए? यानी पहले आपसे पूछा यार कि सहायक संधि है क्या, फिर जो भी इसमें जो राज्य होता था जिसमें सम्मिलित हो जाता था एक बार से शक्तिहीन हो जाता था। तो क्यों शक्तिहीन हो जाता था? सिंपल शक्तिहीन इसलिए हो जाता था क्योंकि जो पूरी शक्ति थी अंग्रेजों के पास चली जाती थी, राजा के पास कुछ नियंत्रण रहता ही नहीं था, इसलिए एक बार से शक्तिहीन हो जाते थे। पहले सहायक संधि क्या है वो आपको तैयार करके रखना है। तो यह एक बार क्या मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलीजरी ने क्या ये सहायक संधि लाई थी। ओके, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है किसने सहायक संधि लाई, तो लॉर्ड बेलीजरी। ओके, ये देशी राज्यों को क्या है संबंध स्थापित करते हैं के लिए सहायक संधि के अंग्रेजों की एक साम्राज्यवादी नीति के आधारित थी, यानी अंग्रेज अपने क्या है इसकी नीति के अंतर्गत अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे। इस संधि के जो भी इस मान लेता था ओके वो उनको क्या है कौन कौन सी शर्तें का पालन करना पड़ता था, और यही आपकी होने वाली है पॉइंट की शक्तिहीन किस बार से हो गए। पहला, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों की रक्षा करेंगे। अंग्रेज के क्या कह दिया कि अगर हमारे साथ सहायक संधि करोगे
तो हम आपकी हर प्रकार से सुरक्षा करेंगे, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से। अगर कोई आपकी क्या है आक्रमण करता है तो हम क्या है अपना पूरी तरीके से आपका सपोर्ट करेंगे। दूसरा है आपका सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी के तैनात रहेगी। दूसरा, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव में व्यवस्था करनी होगी। क्या बताया जा रहा है कि सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक मतलब जिस भी राजा का इसमें साइन कर देगा, इनके साथ मिल जाएगा, उसके अपने राज्य में क्या है सेना की टुकड़ी रखनी पड़ेगी। कौन सी? ब्रिटिश सेना की टुकड़ी रखनी पड़ेगी। साथ ही जो टुकड़ी है उसका रखरखाव कौन करेगा? उसे भोजन पानी उनको देना पड़ेगा। कौन देगा? राजा ही को देना पड़ेगा। संयुक्त पक्ष ना तो किसी और के साथ शासन के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी के युद्ध ही लेगा, यानी क्या है किसी युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकता है, ना ही किसी के साथ आप क्या है संधि नहीं कर सकता। अंग्रेजों के अगर सहायक संधि कर ली तो आप किसी भी राज्य के साथ दूसरे राज्य के साथ सहायक संधि नहीं कर सकते, यानी कोई भी संधि नहीं कर सकता है। और कुछ संधि करनी है अंग्रेजों की अनुमति लो। एक बार से क्या है अंग्रेजों क्या है पूरी बात माननी पड़ेगी। तो अब जब अंग्रेजों की पूरी बात माननी पड़ेगी तो इस प्रकार से एक बार से क्या है उनके शक्तिहीन हो गए। पूरी शक्ति क्या है अंग्रेजों में ट्रांसफर हो जाती है। इन सब बातों को मानेंगे तो पूरी शक्ति अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है, राजा के पास कुछ बचता नहीं है। ओके, इस प्रकार से नाम मात्र का राजा एक बार से रह जाता, पूरा शासन कौन चलाएगा? फिर अंग्रेजी चलाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी के अनुसार सब काम करना पड़ेगा। ओके, इस बार से क्या है शक्तिहीन हो गए। क्लियर है? जैसे अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था। जो आपका ये विद्रोह हुआ था, ओके, तो इसके विद्रोह के अंग्रेजों ने दबाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? अब देखिए पूरा कहानी के रूप में दिया है। अगर दोस्तों आप अच्छे से तैयार कर लेते तो आपको है मतलब इसे अच्छे से पढ़ लेते तो आपको चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और आप तैयार कर पाएंगे। एक बार आपको पढ़ बस लेना है, मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ तो आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक कारण लिखिए। 1857 का जो विद्रोह हुआ इसके कई सारे कारण थे। ओके, जो धार्मिक कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हैं और भी आपके कारण हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक कारण बस आपको बताने हैं। कौन कौन से राजनीतिक कारण थे? पहले तो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। देखिए याद करना तो पहले आपको हेडिंग याद होगी, उसके बारे में फिर आप आसानी से लिख पाएंगे। साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत कि अंग्रेज क्या है अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या है कई सारी संधि लाई। जैसे पहले मैंने इसमें सहायक संधि थी, साम्राज्यवादी नीति में क्या है उनकी सहायक संधि थी। अब इस पॉइंट में क्या लिख देना है? जो आपने अभी मैंने आपको सहायक संधि के बारे में पढ़ा है वही आपको पॉइंट यहाँ लिख देना है। क्लियर है? फिर आपका गोद निषेध प्रथा, ये अब लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ओके, गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत यदि कोई भी देसी राज्य है, ओके, उसमें अगर उसके राजा के पास क्या है कोई पुत्र नहीं होता है तो ओके, तो कोई दत्तक पुत्र नहीं ले सकता है। अगर तो जो पूरा राज्य है किसके अधीन आ जाएगा? अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। तो ये थी गोद निषेध प्रथा, यानी क्या है गोद पुत्र नहीं ले सकते हैं। पूरा जो शासन होगा पूरा राज्य होगा अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। ये लॉर्ड डलहौजी ने लाई, जिसके अंतर्गत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, इन सबको जो राज्य है अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। ओके, नेक्स्ट है कुशासन के आधार पर राज का हड़पना, यानी कुशासन का आधार पर किस मार से मतलब राजाओं पर क्या करते, जिस राज्य को हड़पना होता था तो राजा पर आरोप लगा देते कि ये राजा ढंग से क्या शासन नहीं कर रहा है, जनता से पसंद नहीं करती, इस प्रकार से उसमें कुशासन का आरोप लगा देते थे और उसके राज्य को हड़प लेते थे। जैसे बाजत अली शाह वाला हमने केस देखा। ओके, उसमें क्या अवध के नवाब बाजत अली शाह थे, उसमें कुशासन का आरोप लगा दिया। ओके, जबकि उन्हें जनता बाजत अली शाह को प्रेम करती थी, उन्हें अच्छा चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती शासन का क्या है कुशासन का आरोप लगा दिया, उन्हें भी क्या है राज्य से भगा दिया और क्या है खुद उनका शासन हड़प लिया। तो इस प्रकार से कुशासन वाला था। तो ये सब क्या है राजनीतिक कारण है। ओके, पेंशन और पदों की समाप्ति कर दी गई। पहले पेंशन राजा हो गया जो कुछ थे राजा अंग्रेजों के अधीन उन्हें पेंशन दी जाती थी। ओके, उन्हें कुछ न कुछ पद दिया जाता था, लेकिन अब पेंशन और पद सबकी समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट बहादुर शाह के साथ क्या अंग्रेजों का अपमानजनक व्यवहार। बहादुर शाह जो थे दिल्ली के मुगल के सबसे मेन शासक थे, क्योंकि मुगल सम्राट थे, लेकिन उनके साथ भी क्या है अपमानजनक व्यवहार किया जाए। तो ये सब आपके क्या है राजनीतिक कारण है। तो 1857 की राजनीतिक कारण मैंने आपको बताए हैं। वापस आपको क्या हेडिंग बस याद रखनी है और उसके बारे में आप मैंने समझा दिया है, दो लाइन आप आराम से लिख पाएंगे। ओके, एक पॉइंट है नेक्स्ट है आपका भारतीय उच्च वर्ग के साथ अन्याय। पढ़ते ही आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण लिखिए। 1857 का जो विद्रोह है वो असफल हो गया, क्या कारण है? ओके, तो विद्रोह के आपका असफल हो गया, इसके कारण इंपॉर्टेंट रहने वाला है। निश्चित तिथि से पूर्व संघर्ष का सूत्रपात, यानी पहले फिक्स जो डेट की गई थी उस डेट में ना होकर उससे पहले ही क्या है युद्ध प्रारंभ हो गया। ओके, ये युद्ध प्रारंभ हो गया था, इसलिए मतलब ये विद्रोह या क्या प्रारंभ हो गया था। ओके, जिससे क्या है लोग अच्छे से तैयार नहीं हो पाए। जो डेट फिक्स की गई है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम क्या है, आपका एग्जाम 17 तारीख को होने वाला है और अचानक से एमपी बोर्ड कह दे कि अब आपका एग्जाम है 15 तारीख को किया जाएगा, तो आपका क्या है आपने जो रणनीति बनाई होगी, आपने जो प्लानिंग की होगी इस दिन पढ़ूंगा रिवीजन करूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपका क्या है पेपर थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है। इस बार सेम इसी बार से जिस दिन फिक्स किया गया उस दिन ना होकर थोड़े से पहले क्या करना, ये विद्रोह या क्रांति स्टार्ट हो गई थी। विद्रोही सैनिकों के पास सैन्य सामग्री का अभाव, साथ ही जो सैन्य लड़ रहे थे इनके पास ये नॉर्मल हथियार थे, तलवार वगैरह थे, जबकि अंग्रेज के आधुनिक उनके पास हथियार थे, क्योंकि बंदूकें वगैरह थी, तो ये लोग तलवार से लड़ते थे। जब तो ये तलवार लेकर दौड़ते थे, अंग्रेज क्या बंदूक से
सीधे क्या है खत्म कर देते। ओके, समझ सकते हैं। तो ये भी दिक्कत थी। साथ ही कुशल नेतृत्व का अभाव था। कोई क्या है यहाँ नेतृत्व करने वाला कुशल नेतृत्व तो नहीं था। सब में वीरता का थे। इसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था। ओके, पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कि सभी में क्या है त्याग की भावना थी, वीरता थी, लेकिन कोई यहाँ नेतृत्व करने वाला सही से नहीं था। जैसे अंग्रेजों के नियंत्रण में सफल डाक। देखिए, अगर अंग्रेजों को क्या है सूचना अगर पहुंचानी है तो आसानी से पहुंचा देते, क्योंकि इनके पास क्या है डाक संचार प्रणाली थी अंग्रेजों के पास। जबकि जो भारतीय सैनिक थे ये क्या है डाक संचार प्रणाली का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते थे। साथ ही इन्हें क्या है यूज भी नहीं करने दिया जाता था, जिससे क्या है ये अपनी सूचनाएं और संदेश नहीं पहुंचा पाते थे। जबकि अंग्रेज जल्दी जल्दी क्या है सूचना संदेश पहुंचा लेते थे, जिससे क्या है इनमें आपस में संगठन बना रहा। अंग्रेज कम संख्या में थे, फिर भी इनमें संगठन बना रहा। जबकि ये क्या है जो हमारे भारतीय थे बहुत ज्यादा संख्या में थे, लेकिन फिर भी आपस में मतभेद हो जाता था। और साथ ही क्या है इनकी सूचना भी जल्दी नहीं पहुंच पाती थी। फिर नेताओं के पारस्परिक मतभेद भी था। साथ ही जो यहाँ के नेता थे मैन वो भी आपस में क्या है ईर्ष्या रखते थे, द्वेष रखते थे, जिससे भी ये भी क्या है आपका एक विद्रोह का असफलता कारण था। साथ ही नौसैनिक शक्ति का भी अभाव। तो ये क्रम से पॉइंट आपके बताए गए हैं। 6-7 पॉइंट दिए, आपको ज्यादा नहीं, केवल 3 से 4 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। और पॉइंट बस आपको हेडिंग बस उसकी याद रखनी है, फिर उसके बारे में तो आप आसानी से लिख ही पाएंगे। तो ये थे दोस्तों आपके 3 अंक वाले, सभी मैंने आपको सिलेक्टेड आपको कवर करा दिए हैं। ओके, तो पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन आपको बताया था, इसमें बता दी। तो इन सभी आप पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लेते हैं 3 नंबर वाले, तो आपके 3 वाले प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद हम क्या 4 अंक वाले प्रश्न देखेंगे, साथ ही वस्तुनिष्ठ बता दे जाऊंगा। मानचित्र कहेंगे तो मानचित्र भी आपको कवर करा दूंगा। वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।